पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8, एक वृक्ष की हत्या। लेखक हैं इसके कुंवर नारायण। कौन लेखक हैं प्यारे बच्चों? कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ यूपी में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, किताब रोज लेके आना चाहिए जी। हाँ, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी, किंतु कविता के उनके सृजन क्रम में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। इनको ढेर सारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। वितरण उनके यहाँ के नहीं के बराबर है, विवरण वहाँ नहीं के बराबर है। यहाँ व्यक्तित्व और सामाजिक उपभोग की तनाव पूरे व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उनकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविताएं वहीं से आकर आकार ग्रहण करती है और मनुष्य के और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्म जैसी प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन, वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है। उनका सहज सौंदर्य भी गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को व्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं, संवेदनाओं की रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण की कविता इन दिनों से संकलित है। देखिए, ये जो अपना पाठ है, इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। जन्म हुआ था 19 सितंबर 1929 ईस्वी में लखनऊ, 1927 ईस्वी में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। कविता लिखने का शुरुआत इन्होंने 1950 में किया, 50 में किया और बहुत सारा चीज लिखा। उनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण जी को ढेर सारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। ये संवेदना के कवि हैं। संवेदना मतलब क्या होता है? जैसे कोई ऐसा आदमी होता है कि कुछ देख के तुरंत दुखी हो जाता है, उसी टाइप के कुछ कवि हैं अपने कुंवर नारायण जी। तुरंत कुछ देख के रोने लगते हैं, संवेदना भरा है। जैसे हम लोग कोई सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं और रोने लगते हैं बैठ के। सामने पता है कि रियल का नहीं है, लेकिन आदमी क्या करना, रो ले, तो संवेदना उसी को कहा जाता है। यहां पे इनकी संवेदना नहीं के बराबर है। और इस कविता में पर्यावरण में जो हानि हो रहा है वृक्ष को काटने से,
तरह तरह के क्रियाकलापों से उसी पर इन्होंने प्रकाश डाला है। क्या कहा है कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो मिलता था हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात। लेखक कह रहे हैं कि अब की बार जब हम वापस आए तो देखे, अब देखे होंगे गाय वही घर रहती है, अचानक बेचा जाती है, वो अजीब लगने लगता है। कहीं पेड़ और बड़ा सा होता है और कटा जाता है, कुछ दिन तक अजीब लगेगा वो कि हो क्या गया। तो वही वो आए जब वापस अब की बार तो देखे कि वो चौकीदार वृक्ष ही नहीं है। हमेशा कहाँ मिलता था वो? घर के दरवाजे पर। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, उसका जो शरीर बना था पुराना चमड़ा, मतलब कि पुराना हो गया था। क्या घटल रे? खड़ा हो को, प्रेम नाम है, खड़ा हो, पढ़ो जिसे। किताबें नहीं लिया है, अब किताब नहीं लिया तो बतियाएगा नहीं। अब बतियाएगा कि कुछ बतियाइए रहा था, हम चुप थे तब बतिया रहा था। कि तबिया नहीं खस ले ले तब बोडवा और मुंह के तकबे तो कम से कम सुनबे ना। लिया है? हाँ तो पढ़, कहाँ से पढ़ लो? नहीं पढ़, कोनो बतैले से उठाओ ना, उठाओ उठाओ, पढ़, कहाँ से पढ़ लो? नहीं उजल पढ़। देख रहे हो ना, लेखक परिचय पढ़ रहा है। हम किताब में के कविता पढ़ा रहे हैं, ये लेखक परिचय पढ़ रहा है। चल आगे चल, बोड़ा लेके आओ अपन। हटाओ जी, बैग हटाओ, चलो इधर से बैठ, चुपचाप पढ़। अब की बार जब लौटा तो नहीं था बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो मिलता था हमेशा दरवाजे पर तैनात। तो जब वो आए वापस तो देखे कि नहीं था वो बुढ़ा चौकीदार, वही पुराने का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। पेड़ का बात कर रहे हैं कि वही पुराना हो गया था बिल्कुल ही, शरीर उसका, लेकिन जान उसमें सख्त था। झुरियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। पुराना वृक्ष को देखिएगा तो में बहुत सारा दरार उत्पन्न हो जाता है, तो वैसे ही पूरा खुरदुरा उसका शरीर हो गया था। एक राइफल सी सूखी डाल, एक उसका डाली सूख गया था, लगता था कि राइफल लेके बैठा है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक डाली में उसका भी पत्ता लगा था, फूल भी लगा था, तो वही करे कि एक पगड़ी, सबसे ऊपर वाला जो शाखा था उसपे फूल पत्ती था, पांवों में फटा पुराना जूता। ऐसे देखो, ऐसे 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 है ना ये, तो ऐसे ही एक पांव में फटा पुराना जूता, ऐसे ऐसे होता तो जूता जैसा लगता है। और चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता, लगता था कि गिर जाएगा लेकिन गिरता नहीं था। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकाना अपनी खाकी वर्दी में। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा तैनात रहता था। दूर से ही ललकारता। चौकीदार क्या करता है? दूर से ही पूछता है, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। लेखक बोलते हैं, लेखक में रोज उनमें संवाद होता था। लेखक जब आते थे तब पूछता था वृक्ष, अरे कौन? अरे कौन? तो वो जवाब देते थे,
दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। और दोस्त बोल के जाके बैठ जाते थे उसी के पास थोड़ा देर के लिए। दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में एक कहीं जानी दुश्मन। लेखक कह रहे हैं कि शौक था हमको कि कोई एक दुश्मन बैठा हुआ है, कि बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से। कह रहे हैं कि एक दुश्मन बैठा हुआ है कहीं ना कहीं हमेशा, इसीलिए घर को बचाना है किससे? लुटेरों से। खड़ा हो जाओ, पढ़ो, कहां से पढ़ रहे हैं? अब भी खाने उलाट रही है, अब भी खाने उलाट रही है। खड़ा हो, हाँ खड़ा हो। तू उलाटी है बाद में ना। पेट देंगे तो बाती पिठिया पे, यो थी। हाँ पहले तोरा के पीट ले, हाथ निकाल। घाव कहाँ लगा रहे अभी? अभी अभी लोग वो नहीं, अभी लगा भी नहीं है, अब पहले ही रोने लगी। एक बाती पिटा, एक बाती पिटाई होकर के 7-8 मुका धरा दी। कोई 2 बाती पिटा के रही, उठा के बेंच उंच पर ठोक दी, उठा के बेंच उंच पर ठोक दी। बचाना है, देखो, बचाना है घर को लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। याद है नादिर शाह के लुटेरा आया था, कौन थे? घनानंद। जार जार जार, राज राज राज, कट 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 हुआ था ना। अरे तो पीछे बैठ जाओ, चल पीछे चल। नहीं जाएगी, हमला खाएगी लेकिन ना। अरे सीधा बैठो। हाँ, बचाना है देश को देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, और खाने को कह रहे हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियों को नाला का मतलब, अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, अब पानी नहीं होगा तो नदी जो बह रहा है तेज पानी वाला नाला जैसे ना लगने लगेगा। इसके बाद में हवा जो है एकदम गर्म हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब की बार पूछेंगे ना तो बहुत पीट देंगे हम, इसलिए चुपचाप बैठ। समझाते तो समझ में नहीं आता है। और खाने को जहर हो जाने से, जब ऐसा कुछ हो जाएगा कि कुछ प्रदूषण ही प्रदूषण चारों तरफ हो जाएगा, तो खाना ही क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। कवि कह रहा है कि इतना पेड़ कट रहा है कि एक दिन जंगल जो है मरुस्थल लगने लगेगा, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और मनुष्य एक दिन जंगल हो जाएगा, यानी कि मरुस्थल मर जाएगा, सब मनुष्य खत्म हो जाएगा। लेखक कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वृक्ष नहीं रहा तो अस्तित्व क्या हो जाएगा? मनुष्य का खत्म हो जाएगा। सोचो, अगर पेड़ पौधे ना रहे तो काम खत्म। पेड़ गया प्राण गया। पेड़ से ही प्राण क्या हुआ है? बचल है। अभी तक कुछ भी बनाया गया, खून नहीं बनाया गया। अभी तो कुछ भी बनाया गया, ऑक्सीजन नहीं बना। बहुत कुछ बना लिया गया, लेकिन अभी तक ऐसा जो नेचुरल चीज है वो नहीं बनाया आज तक। वो नेचर ही उसको आदमी को क्या करता है? देता है। कतनों बारिश बनाने का टेक्निक बना लिया इंसान ने,
लेकिन सुखाड़ नहीं रोक पाया आज तक। सुखाड़ हो ही जाता है, कतनों बारिश रोकने का उपाय बना लिया, लेकिन बाढ़ नहीं रोक पाया। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, पेड़ काटेंगे, सब जंगल को काट देंगे, तो एक दिन ये धरती मरुभूमि बन जाएगी, मरुस्थल बन जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। नदियां नाला हो जाएगा और हवा धुआं हो जाएगा और खाना क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। जंगल मरुस्थल हो जाएगा और मनुष्य जंगल हो जाएगा। पाठ समझ में आ गया? ये एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि इस वृक्ष की रक्षा करना हमारा परमो धर्म है। बुझा रहे ना? इसीलिए आप लोग अपने अपने जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाना है। देखो सुब्रो, ये कह रहे हैं कि हम पेड़ लगाए थे, बकरी खा गई। बिल्कुल सही है, यही तो गड़बड़ है कि सब लोग अपना काम कर दिया, परिणाम निकले चाहे। एक बंदर था ना, उसको शेर से बोला जाए कि ना कि हमको राजा बनाओ, तू ही कल राजा बनेगा। तो शेर पता नहीं क्या हुआ, रीझ गया, बोला कि जाओ तथास्तु, बैठ सिंहासन पे। सिंहासन बैठा। खरगोश भुला गया, बकरी भुलाई थी, बकरी भूल गई, आके शेर से सब बोला कि महाराज महाराज की जय हो। क्या हुआ? बकरी भूल गई, बोला हम महाराज नहीं है, तुमको पता नहीं है, वहां बैठा है, उससे जाके बोलो। सब जानवर महाराज के पास गए, महाराज की जय हो, दूत जाके संदेश भेजो, कुछ आए हैं, सेवक लोग आए हैं। जाके सेवक को बोला कि हाँ आए हैं। बोला बुलाओ बुलाओ, कौन है रे? क्या हुआ है, सभा शुरू की जाए। तो बोला कि बकरी भुलाई है। बोला बकरी भुलाई है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तुरंत वो जो बगल के पेड़ था, ऊपर चढ़ गया। तो सबको लगा महाराज काम करना चालू कर दिए। पेड़ पे चढ़ा, तुरंत नीचे उतरा, फिर पेड़ पे चढ़ा, तुरंत उतरा, फिर पेड़ पे चढ़ा, तुरंत उतरा, पेड़ पे चढ़ा, उतरा उतरा चढ़ा, और 10-15 मिनट तक करने के बाद आके सिंहासन पर हाँफते हाँफते बैठ गया। हाँ, प्रजा खड़ी थी हुई जी, बोली महाराज बकरी। बोला कि देख बकरी का पता नहीं, मेहनत में हमारा कमी है तो पूछ। मेहनत हम खूब किए हैं, देखा है ना, कौबर पेड़ पे चढ़े हैं, कौबर उतरे हैं। वही हाल है बबुआ, तो पेड़ लगा देगा, बकरी खा जाएगी, तो कांट से घेर, लाइन घुर दे, जाएगी मरे भले, वैसे बैठ जाओ, पहरेदारी करो। केकर बकरी थी? गधा का रे। वो बकरी को बांध लो एक घरे अपना, तब कैसे तुमको बगता बकरी खाइए। जब तू देखा नहीं तो क्या देखा है? तो उसको डांटा नहीं कि तुमको डांटना नहीं था? उसी को न डांटने के लिए बोला थे। चलो जी देखो, ये कुछ ही हाल है। कभी को वृक्ष है, शांत हो जाओ, कभी को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? पहला प्रश्न है कि कवि को जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हर क्षण सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता था। जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह वृक्ष कवि के दरवाजे पर सदा खड़ा रहता था। कवि के दरवाजे पर वृक्ष हमेशा खड़ा रहता था, जैसे चौकीदार खड़ा रहता है ना, वैसे ही वो हमेशा क्या करता था? खड़ा रहता था। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? एक जगह सेंटेंस है कि दूर से ही ललकारता कौन, तो मैं जवाब देता दोस्त। तो वृक्ष और कवि में यही संवाद होता था कि वृक्ष चौकीदार की भांति दूर से ही पूछता तुम कौन हो। कवि एक
मित्र के रूप में अपना परिचय देता था। कवि बोलता था कि हम तुम्हारे क्या हैं, मित्र हैं। मानव और वृक्ष का संबंध बहुत ही मधुर है। हाँ, ए मुलाई करवाने हमको भी आ गया ना। का कवि और कवि एक मित्र के रूप में अपना क्या देता था उसको, परिचय। मानव और वृक्ष का संबंध बहुत ही मधुर है। मानव पेड़ की रक्षा करता है, सुन लो। अच्छा, पेड़ मानव के लिए आवश्यक है कि मानव पेड़ के लिए आवश्यक है? दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। मानव पेड़ की रक्षा करता है तो पेड़ ऑक्सीजन छोड़कर मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। कवि को वृक्ष दूर से ही सावधान करता कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। तो कवि अपने दोस्त को आश्वस्त करता है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। इस प्रकार वृक्ष और कवि में हित अनहित का संवाद होता था। वृक्ष और कवि में किस प्रकार का संवाद होता था? हित अनहित का। वृक्ष बोलता था कि हमारे बिना तुम नहीं हो, तो कवि बोलता था कि तुम्हारे मेरे बिना तुम भी नहीं हो। तो वृक्ष बोलता था कि हम तुमको ऑक्सीजन देते हैं, तो वृक्ष लेखक बोलता था कि हम तुम्हारा रक्षा करते हैं, नहीं तो तुमको कोई तोड़ पाड़ के खा जाता सब। जैसे ये बेचारा पेड़ लगाया, बकरी खा गई। बुझा रहे ना? कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखो, एक कविता जो है, कविता का जो शीर्षक बनाया गया, क्या बनाया गया? एक वृक्ष की हत्या। सोचो कि क्यों बनाया गया? हत्या शब्द काहे डाला गया इसमें? किसी भी कविता या कहानी का शीर्षक विषय वस्तु उद्देश्य घटना चरित्र के आधार पर रखा जाता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या विषय वस्तु के अनुकूल है, क्योंकि यह कविता काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करती है तथा संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश देती है कि यदि वृक्ष की रक्षा नहीं की गई तो पर्यावरण असंतुलित होकर मानव सभ्यता का नामो निशान मिटा देगा। ये जो शीर्षक रखा गया, एक वृक्ष का हत्या, यह मानव सभ्यता को देखते हुए रखा गया। इसमें कहा गया कि अरे मनुष्य, तू इतना जो पेड़ काट रहा है, अगर ये पेड़ तुम सब काटते रह गया ऐसे ही, तो एक दिन मानव सभ्यता का नामो निशान खत्म हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये इस शीर्षक के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वृक्ष का हत्या हो रहा है, काटा नहीं जा रहा है, हत्या हो रहा है। जैसे आप बोलो एक मुर्गा काटा गया है तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कहो एक मुर्गा का हत्या हो गया है, अब ये थोड़ा भयंकर लग रहा है। हत्या हो गई बा, हाँ, एक और मुर्गा के, तो एक अजीब लगेगा ना। अच्छा, एक बात बताओ, रावण का वध हुआ था कि रावण का हत्या हुआ था? वध हुआ था। हत्या दूसरा चीज हो गया और वध क्या हो गया? दूसरा चीज हो गया। वध का मतलब कि वो दुष्ट था, उसका वध करना क्या था? जरूरी था। हत्या का मतलब है कि दुष्ट नहीं था, उसका निर्मम हत्या किया गया। तो ये होता है, एक वृक्ष का निर्मम क्या होता है? हत्या होता है। उस बेचारे वृक्ष का क्या दोष है? कुछ दोष नहीं है। कविता का समापन करते हुए कुंवर नारायण अपने किन आदेशों का जिक्र करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व की किस समस्या की उजागर करती है? कविता का एक वृक्ष की हत्या जो कविता है, यह किस समस्या को उजागर करता है? समस्या यही है कि पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटा जाएगा तो पर्यावरण संतुलित हो जाएगा, चारों तरफ CO2 हो जाएगा, गड़बड़ सब हो जाएगा। कविता का समापन करते हुए कवि यह अंदेशा व्यक्त करता है कि यदि इसी प्रकार वृक्ष कटाई होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वर्षा के अभाव में नदियां सूख जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी,
वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि धरती जीव जंतुओं से रहित हो जाएगी। गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा गर्मी लगता है, गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा गर्मी लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है बताओ? पेड़ है। शहरों में पेड़ कम है और गांवों में पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी भी संतुलन में है। क्योंकि अगर वृक्ष की कटाई होती रही तो नदियां सूख जाएंगी, धरती बंजर हो जाएंगी, वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि धरती जीव जंतुओं से रहित हो जाएगी। आप ऐसे सांस छोड़ो, ऐसे गर्म लग रहा होगा, हवा जो निकलता है वो गर्म निकलता है, अंदर जो हवा जाता है वो ठंडा होता है, ऑक्सीजन युक्त ठंडा होता है। हवा ऑक्सीजन भी आदमी ले सकता था, लेकिन ऑक्सीजन युक्त हवा ठंडा होता है। अब वो अगर हवा अंदर जाएगा आदमी मरेगा तुरंत, क्योंकि इस हवा को शरीर झेल नहीं पाएगा। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 को खत्म करने वाला इकलौता दुनिया में पेड़े है। पेड़ ही है जो CO2 खत्म करता है। जब ऑक्सीजन खत्म करता है CO2 को और ऑक्सीजन को छोड़ता है, अतः इन दोनों असमानताओं के कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। फलस्वरूप लोग प्राकृतिक प्रकोप एवं घातक रोगों के क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। बहुत भयंकर भयंकर रोग होगा। अब देखे होंगे जब शहर वर में कोई कमाता है और बीमार पड़ता है तो उसको तुरंत बोला जाता है कि तू ऐसा कर, घरे आ जाओ। घरे आते ही वो आधा रोग ठीक हो जाता है, क्योंकि शहर का दावा और देहात के हवा बराबर काम करता है। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। कविता का क्या महत्व है, इस पर विचार करना है। वृक्ष भी एक जीव की तरह है। वृक्ष को काटना एक जीव की हत्या की तरह होता है। जापान एगो देश है, वहां पे स्कूल की पद्धति से ही छोटे से ही घर में सिखा दिया जाता है कि देख, तुमको एगो पेड़ रोपना है, उस पेड़ के साथ तुम्हें खेलना है, उसी पेड़ पे तुमको चढ़ना है। अगर तुम फल वाला पेड़ रोपे हो तो उसके फल को तोड़ के खाना है। ये सबके घरों में सिखाया जाता है। अब बोलोगे कि उतना जमीन कहाँ से आएगा? बहुत सारा जमीन है, लोग करना तो चाहें, कोई होगा तो कुछ तो जमीन होगा। और वो लोग वैसा करता है, वो लोग का अपना अपना स्पेशल पेड़ होता है, अपना अपना वहां पे स्पेशल पेड़ होता है कि उसी पेड़ के पास जाके बैठेगा। अब सोचो, घर का अगर 10 आदमी 10 गो पेड़ लगाया है तो कभी उस घर में वो रोग नहीं हो पाएगा ना उतना, क्योंकि सब कोई ऑक्सीजन अपना जो ले रहा है दे रहा है, वो सब अपना संतुलन करके बैठा है। आज एक वृक्ष बल के नहीं बल्कि हजारों लाखों वृक्षों की हत्या का सवाल है। अभी केरल में आया था वृक्ष काटने का एगो मुद्दा, जानवर लोग सब बेघर हो रहे थे। बहुत अंतरराष्ट्रीय लेवल पे गया, पूरा राष्ट्रीय लेवल पे गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। वो एक वृक्ष का हत्या का बात नहीं है, लाखों वृक्ष का हत्या का बात है, जो मानव जीवन के संकट का कारण बन रहा है। वृक्ष मानव के हर कदम पर सहयोगी और मित्र बना है। पेड़ कहां सहयोगी नहीं है? आप देखोगे लकड़ी से आदमी घिरा रहता है, कहां लकड़ी नहीं है? अब बैठे वो भी लकड़ी है, घरे चौकी होगा वो भी लकड़ी है, दरवाजा होगा वो भी लकड़ी है। लगभग चारों तरफ पेड़ का ही यूज है, तो सहयोगी और मित्र बना है। यहां तक कि लकड़ी पर ही टांग के ले जाया जाता है अंतिम में, और उसी लकड़ी को जला करके उसको जला दिया जाता है। होता है नहीं सा? तो शुरू से अंत तक लकड़ी, किंतु मनुष्य उसे बेजान और व्यर्थ समझकर अपने आर्थिक लाभ के लिए काट कर खत्म कर रहा है। मनुष्य इसको कुछ समझता है? कुछ नहीं मानता है। यह मनुष्य की क्या है? मूर्खता है कि अपने तत्काल लाभ के लिए वह भविष्य का सर्वनाश पैदा कर रहा है। अतः आज ऐसी कविता की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। आज ऐसे कविता का जरूरत है जो ये उजागर कर सके कि देखो भैया, ये गलती हो रहा है, ये गलती हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए।
बताइए कि ये सार्थक है कि नहीं है। ये दोबारा आ गया। घर शहर देश के बाद लेखक किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? घर शहर देश के बाद लेखक किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? घर शहर देश के बाद कवि पर्यावरण पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। सबसे पहले लेखक बोला है कि बचाना है घर को लुटेरों से, नदीरों से, और फिर शहर को और फिर देश को। इसके बाद नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। सीधे पर्यावरण पे चला आता है। पेड़ों को काट जाने के बाद नदियों में बालू और कूड़ा करकट भर जाने से नदियां नालों का रूप लेती जा रही है। हवा में इतना प्रदूषण मिलता जा रहा है कि हवा धुआं के समान होती जा रही है। लोग शुद्ध हवा के लिए तरसने लगे हैं। इसीलिए जंगल को मरुभूमि होने से बचाना है। अर्थात कवि मनुष्य और मनुष्यता को बचाने की बात करता है। आज गवर्नमेंट ने क्या किया कि लगभग पुराने गाड़ियों को हटाने का आदेश दे देता है। गाड़ी की नहीं, पुराना नहीं यूज करना है। डीजल और पेट्रोल वाला गाड़ी लगभग बाजार में आप देखोगे कुछ समय के बाद लुप्त हो जाएगा। अब सीएनजी बचेगा, नहीं तो बैटरी बचेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक बात जान लो, पेड़ काटना सरकार रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अगर डेवलपमेंट बढ़ाना है तो ये काटना ही पड़ेगा उनको। क्योंकि नया कैसे होगा? जंगल रोप देंगे तो थोड़ा ना हो जाएगा। विकसित किसे होगा? विकास करना है तो, क्योंकि जगह तो सीमित रहता है। हाँ, ये करेगा कि एक के जगह खूब पेड़ रोपेगा ताकि एक गांव का काम चल जाए। एक ही जगह रोपिए, उतने जगह ये बर्बाद होगा, बाकी हटाइए, बाकी को खाली छोड़िए। अब तो ये कर सकता है। दूसरा चीज, अगर ये सब पे बात पे ध्यान ना दिया गया तो यहाँ पे बचाना है, और ये इससे क्या होगा? पर्यावरण भी बच जाएगा, डेवलपमेंट भी बच जाएगा। तो इससे कहा जा रहा है कि मनुष्य मनुष्यता को क्या करने का बात कर रहा है? यहां से बचाने का बात कर रहा है। अब आता है लॉन्ग प्रश्न। पहला प्रश्न है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। लेखक कह रहा है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। सब प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कुंवर नारायण हैं। यह प्रसंग एक बड़े वृक्ष को चौकीदार के रूप में चित्रित किया है। बुढ़े वृक्ष को चौकीदार के रूप में चित्रित किया है। कवि का कहना है कि कोई भी मौसम हो, धूप अथवा बारिश हो, चाहे गर्मी का महीना हो या सर्दी का, बुढ़ा वृक्ष को देखकर लगता है कि वह सार्थकता के साथ निडर और तत्परता पूर्वक खाकी रूप वर्दी में सबकी रखवाली में खड़ा है। कुछ भी चला जाता है कहीं पर, वृक्ष नहीं जाता है। एक 7 क्लास में चैप्टर आया है, पापा खो गए। इंग्लिश मीडियम से कब पढ़ा है? इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। 7 क्लास में चैप्टर आया है हिंदी में, बसंत में, पापा खो गए। उसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। उसमें 3 लोग बात कर रहे हैं। एक वृक्ष बात कर रहा है, एक पेड़ पोल और एक लेटर बॉक्स। 3 लोग बतिया रहे हैं। तो इसी तरह से उसमें एक चीज दिखाया गया है। वो कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। लेटर बॉक्स जो है बात करता है किससे? पेड़ से और एक पोल से। तीनों एक जगह रेगिस्तान में समुद्र के किनारे खड़े थे, रोड के किनारे। लेटर बॉक्स, पेड़ और पोल खंभा में दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती पहले नहीं थी। खंभा क्या किया था? खंभा जब लगाया गया पेड़ के किनारे तो पेड़ कई बार सोचा कि इससे बोलें, लेकिन खंभा अपने औकड़ के साथ खड़ा था। एक दिन बहुत आंधी तूफान आया और वो खंभा को इतना झकझोरा कि वो बेचारा गिरा और जाके पेड़ पे गिरा। पेड़ उसको पकड़ के खड़ा किया कि देख तो घमंड दूर हो गया। उसी दिन से दोनों क्या बन गए? दोस्त। लेटर बॉक्स का खासियत था कि लेटरों में जो भी डालता था तो लेटरवा सबको पढ़ लेता था। अब पढ़ के दुखी हो जाता था, कब खुश होता था। एक लेटर पढ़ा था,
उसमें प्रिंसिपल लिखे थे एक लड़का के बारे में कि ये लड़का पढ़ता नहीं है। उसके बाप के पास चिट्ठी लिखे थे, वो पढ़ के लेटर बॉक्स में कह रहा है कि स्कूल वाले भी बहुत खतरनाक है, उनको पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है कि लेटर लिखने के लिए कि आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है। जब पापा खुदे जनतन के हमारे लड़का कैसे पढ़ी तो घरवे ना पढ़ा लेतन। ये स्कूल वाले खाली फीस लेना जानते हैं, बाकी सब इल्जाम घर पे डाल देंगे। एक कोट सही में आता है कि प्राइवेट स्कूल वालों के पास चले जाइए, कैसे भी करके वो लोग सिद्ध कर देगा कि जो लड़का पढ़ नहीं रहा है वो यहाँ के कारण नहीं, घर के कारण ही पढ़ रहा है। हम सही बता रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले एकदम क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि लड़का जो बिगड़ा है वो मेरे कारण ही बिगड़ा है, घर के कारण बिगड़ा है। भले एज रहता है दिन भर, वो बात अलग है। उसमें एक छोटी बच्ची रहती है, उसको किडनैपर एगो किडनैपर किडनैप कर लेता है। तो इतना लंबा नाटक है कि उसको हम भी नहीं पढ़े थे, पढ़ाते समय पढ़े उसको। किडनैपर किडनैप कर लेता है, रात को लगभग 2 बजे थे और वो उसी रास्ते से जाता है। तनिए किडनैपर को भूख लगता है, वो उसी पेड़ के नीचे लड़कियां को सुला करके चले जाता है और जाता है खाना खाने, इधर उधर कुछ खोजने। इतने में पोल खंभा लेटर बॉक्स बात करने लगते हैं कि लगता है किडनैप किया है, दुष्ट आदमी है वो। एक वहां पे कौआ भी था, कौआ बतियाता है। और जब ये चारों पांचों अपने में बात करते हैं तो लड़कियां उठती है, बोलती है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केवल इंसान ही बोलते हैं, ये लोग तो निर्जीव चीज में आता है। अब सोचो कहीं कहीं कोई पेड़ तुमसे बोलता ना जा रहा जाए, कह रहे लड़का कहाँ जा रहा है। अब इमेजिन करो ये स्थिति क्या आएगा, चप्पल जूता खोल के भागेगा आदमी, दोबारा वो पेड़ भी नहीं जाएगा। उसमें जब जब वो बात कर रहा था तो लड़कियां देखती है, बोलते कौन बतिया रहा है रे। वो छोटी बच्ची थी तो बोला कि कौन नहीं बोला, चुप हो गया सब, फिर अपने बात करने लगा। तब उसमें का आया है कि पेड़वा कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है, तुम इंसानों को लगता है कि हम निर्जीव चीज बात नहीं करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ था तो पता है ना कि एक चीज दूसरे चीज को खींचता है, तो जब खींच सकता है तो बात नहीं कर सकता है। हम लोग बात करते हैं लेकिन तुम लोग को देखते क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो वही चीज बता, वहां पे चुप हो गया। हम लोग बात करने लगेंगे तो तू लोग हम लोग को ऐसा जगह पे पहुंचा दोगे कि जिसका कल्पना भी करना पॉसिबल नहीं है। तू लोग सीधे या तो भूत प्रेत कह के उड़वा दोगे सफा कि खत्म कर। इसमें लेखक ने वैसे ही कहा है कि वृक्ष भी सर्दी में, आगे का कहानी जानने के लिए अगले क्लास में आए कि उस लड़की का क्या हुआ, ठीक है, अगले क्लास में देखें बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही रहेगा। इसमें कवि का कहना है कि कोई भी मौसम हो, धूप हो अथवा बारिश हो, गर्मी का महीना हो या सर्दी का, बूढ़ा वृक्ष को देख के लगता है कि वह हमेशा क्या रहता है, सतर्क रहता है, निडर रहता है और तत्परता पूर्वक खड़ा रहता है, वर्दी में सबकी रखवाली करता है। कवि की ऐसी कल्पना से लगता है कि बुढ़ा वृक्ष एक मामूली वृक्ष नहीं बल्कि युगों युगों से हमारी सुरक्षा का साधन है। वृक्ष हमारी संस्कृति का पोषक है, हर मौसम में एक विश्वसनीय ईमानदार पहरेदार के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। वो कहना चाहते हैं कि वृक्ष केवल हमारे लिए वृक्ष नहीं है, हमारा रक्षक है, हमारा रखवाला है, देखने वाला है, ऑक्सीजन दे दे करके हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। एक और इसमें व्याख्या है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। इस प्रसंग में लेखक ने वृक्ष और कवि के बीच हो रहे संवाद को क्या किया है, व्यक्त किया है। क्या संवाद को व्यक्त किया है,
कवि कहता है कि वह बुढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह अपनी खाकी वर्दी में चौकन्ना रहता था। जैसे ही कवि पेड़ के पास पहुंचता था वह दूर से चौकीदार के समान उसे सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार हर आने जाने वालों से उसकी जानकारी पूछता है, वैसे ही वृक्ष भी कवि से पूछता है कि तुम कौन हो। कवि अपने को उसका दोस्त बताकर उसकी शीतल छाया में क्या कर जाता था, बैठ जाता था। वृक्ष कहता था कि मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है, तो कवि उसे कहता था कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। ये प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई हैं? तो हमारी पाठ्य पुस्तक एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है। इसमें कवि और वृक्ष के बीच क्या होता था? संवाद होता था। कवि कहता था, वृक्ष कहता कि अरे तुम कौन हो? क्या कहता था? कौन? तब वृक्ष से कवि क्या कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और जाकर के थोड़ी देर उसकी छाया में बैठ जाता था। वृक्ष कहता था कि अरे हम तुमको जीवन देने वाले हैं। तो कवि कहता था कि अच्छा हम तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। व्याख्या करें, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अंधाधुंध कटाई से होने वाले परेशानियों के बारे में बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहना चाहता है कि पेड़ पौधे के बिना धरती बंजर हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी, फलतः नदियां सूख जाएंगी। CO2 की मात्रा अधिक होने से वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि जीव जंतु जलकर राख बन जाएंगे। इस प्रकार सभ्यता का अंत हो जाएगा। इसीलिए कवि प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए मानव सभ्यता के लिए जंगलों की रक्षा को आवश्यक मानता है, ताकि धरती मरुस्थल न बने, मनुष्य जंगल न बने। कवि कहना चाहता है कि वृक्ष भी हमारे मित्र हैं और इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। कवि कहना चाहता है कि इतना पेड़ कटा रहा है तो ये बहुत ही घातक साबित होगा। एक दिन ये पूरा पृथ्वी मरुस्थल हो जाएगा, पूरा मनुष्य जो है खत्म हो जाएगा यहाँ से। हमें इसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। एक वृक्ष की हत्या की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। लास्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। कवि जब भी बाहर से आता था, आप लोग के साथ अभी ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आप लोगों के साथ होता होगा। आप मामा घरे जाते होंगे, कुछ देख के आते होंगे, 2-4 साल बाद जाते होंगे, अगर बदलाव हुआ है तो भकुआ जाते होंगे कि ईका हो गया। होता है इसे? क्या हो गया था? ऐसा नहीं होता है जी, होता है। अचानक भकुआ जाते होंगे, ई कैसन हो गया, फिर आप देख के खुश होते होंगे, ऐसे हो गया। कभी जब भी बाहर से आता था, उसे दरवाजे पर खड़े वृक्ष को देखकर एक आनंदपूर्ण संतोष मिलता था। जब वो बाहर से घर आया तो उसने अपने दरवाजे पर उसे नहीं देखकर बड़ा दुख हुआ। उसे एक रिक्तता, खालीपन का एहसास हुआ। वह बुढ़ा वृक्ष उसके घर के दरवाजे पर हमेशा चौकस चौकन्ना रहता था। वह वृक्ष उसके घर के पहरेदार था, पर बुढ़ा चौकीदार वृक्ष किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ गया, किसी के स्वार्थ में चला गया। पेड़ स्वार्थी के कारण कटता है, उसे काट डाला गया, उसकी हत्या हो गई। कवि को पहले आशंका था कि किसी की निगाह उस बुढ़े वृक्ष पर लगी हुई है, वह अवश्य उस बुढ़े वृक्ष की हत्या कर देगा, और हुआ भी यही था ना। कि शुरू से ही अंदेशा था, शुरू से ही आशा था कि ऐसा होगा, ऐसा हो भी। कोई
कोई कोई ऐसा चीज होता है ना कि उसका सूचना देखो पहले से मिल जाता है, आगाह थोड़ा सा मिलता जरूर है, आदमी बस उस पर ध्यान दे चाहे न दे। वृक्ष की हत्या पर कवि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहता है कि हमारी असावधानी के चलते ऐसा होता है कि कोई प्राणी जगत की रक्षा करने वाले को अपने स्वार्थ के लिए मार डालता है। वृक्ष की हत्या के बाद कवि को आशंका होता है कि कहीं लुटेरे उसके घर को, शहर को और देश को ही न लूट ले। सब जगह लूट मची है। कवि लूट के प्रति सावधान रहने की बात करता है। वह वृक्ष की हत्या के पर्यावरण की हत्या का अंग मानता है। वह पर्यावरण की चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। वह आत्मसजग होकर घोषणा करता है कि हमें नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाद्य पदार्थ को जहर हो जाने से बचाना है। जंगलों के कटने से मरुस्थलों की लगातार विस्तार हो रहा है। भौतिकता के विषय प्रति विशेष आग्रह के कारण सभ्य कहलाने वाला आदमी असभ्य होता जा रहा है। कवि इसी चिंता से भरा से ग्रस्त है। कवि तमाम आशंकाओं के बीच अपने कमर्थ होने का परिचय देते हुए कहता है कि इन सारी अवस्थाओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें हर कीमत पर अपने घर, नगर, देश, हवा, खाद्य पदार्थ, जंगल, मानव की सुरक्षा आवश्यक है। तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को यह कविता व्यक्त करती है। कविता में यह बताया गया है कि हमें अपने भोजन बचाना है, हवा बचाना है, जंगल को बचाना है, सब कुछ बचाना है, नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज जो था